हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेविड सुपर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जो शिक्षा से संबंधित हैं। तो चलिए हम गाइस शुरू करते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अनुसूचियों से। अनुसूचियाँ 12 होती हैं आपकी। 7वीं अनुसूची जिसमें समवर्ती सूची भी आती है, समवर्ती सूची में शिक्षा जोड़ा गया जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और मूल अधिकार में बात करते हैं कि शिक्षा का क्या प्रावधान है। तो शिक्षा के बारे में मूल अधिकार बोलता है। पहले तो आप ये जानिए कि मूल अधिकार होते कब कितने हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 32 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं और ये तो पहले 7 मूल अधिकार थे। तो इन्हें 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 7वां मूल अधिकार और ये आपका अनुच्छेद 31 इसी से संपत्ति का अधिकार से संबंधित थे, जिन्हें हटा दिया गया। ये अब कानूनी अधिकार बन गया है और अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। तो अब अगली पॉइंट की बात करते हैं हम, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे विधि के समक्ष। और इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद है 15A 15(3). ये 15(3) में बोला गया है कि स्त्री व बालकों की शिक्षा हेतु उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे SC ST यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था किया जाएगा। और अगला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो इस प्रकार हम अनुच्छेद 16 ख़त्म कर चुके। अब अगला पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 21A। 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद पहले 45 अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था, जो DPEP के अंतर्गत आता है। तो इसे सन 2002 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 21A में जोड़ा गया, जिसे अब मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो अब अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में बोला गया, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि राज्य निधि से पूरी तरह पोषित या मान्यता प्राप्त होने वाली शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह खंड उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिन पर प्रशासन तो राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे धर्म के अधीन स्थापित हुई हैं जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। जैसे जो कम्युनिटी छोटी छोटी जिनकी रहते हैं, जैसे SC ST वगैरह हैं, जिनकी बहुत कम संख्या है, उन्हें अपनी संस्कृति बचाने के लिए धार्मिक शिक्षा देने के लिए मनाही नहीं रहती है। चलिए अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 29A। अनुच्छेद 29A में क्या कहा है? अनुच्छेद 29A में कहा गया है, भारत भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। इसके अंतर्गत है कि इसमें भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। और अब अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं 29B। 29B में क्या है कि नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार, मतलब सभी नागरिकों को जितने भी हैं उन्हें किसी भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने से वर्जित नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा। इस बारे में संविधान कहता है
इसमें यह बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो चलिए हम अगले अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 46, अनुच्छेद 46 जो DPEP के अंतर्गत आता है। तो इसमें बोला गया है राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशेषता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और आर्थिक संबंधित हितों का विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार से शोषण से उनकी रक्षा करेगा। खासकर यह छोटी कम्युनिटी के बारे में बोला गया है जो जनजाति लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति जाति, SC ST जो जनसंख्या में कम है उनका विशेषतः शोषण किया जाता है। तो शैक्षिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी ये राज्य सहायता देगा, ये DPEP कहता है। अब अगला अनुच्छेद है 351। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, ये संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति एवं सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का साधन बन सके। मतलब कि ये जो अपनी संघ की भाषा हिंदी भाषा है ये प्रचार किया जा सके जिससे कि जो छोटी कम्युनिटी है भी उन्हीं को भी मतलब भारत के सभी एक एक आदमी तक ये हिंदी भाषा को बोल सके, समझ सके, जान सके। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बाल अधिकारों से के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इनमें कुल 2 अनुच्छेद आते हैं, एक 23 और एक 24। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार देखते हैं। इसके अनुसार बोला गया है कि स्त्री एवं बच्चे के क्रय विक्रय एवं अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि स्त्री या बच्चों का क्रय विक्रय या उनका अनैतिक व्यापार नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये अनुच्छेद संविधान के खिलाफ होगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों को कारखाना या जोखिम वाले कार्यों में लगाना भी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार हम इतने अनुच्छेद पढ़ने के बाद ये अगला अनुच्छेद हमारे पास है शिक्षा संबंधी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में जो एडिशन किया गया है उसके बारे में अब देखते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान में सर्वप्रथम 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे जिस समय संविधान में जोड़ा गया। और इसमें 2001 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 51A में। ठीक है, तो 51A में क्या कहते हैं, इसमें कुल 10 मूल अधिकार हैं जिसमें संविधान का पालन करना और आदर्शों का एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गानों का आदर करना आदि बताया गया है। इसका जो 11वां मूल कर्तव्य है, इसमें टोटल 11 हैं, तो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें ये बताया गया है कि माता पिता और अभिभावक के रूप में जो हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों अथवा आश्रितों की शिक्षा का अवसर प्रदान करने पर मदद करें। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।